नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। वहीं इस दौरान 19 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 16 मामले के सीएम ने तुरंत समाधान दिए। दूसरी खबर बाडरा से है, जहां ग्रामीण नगरपालिका का दर्जा खत्म करने और पंचायत के दर्जों के मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी खबर रोहतक में रोडवेज के कंडक्टर के साथ मारपीट की है। वहीं चौथी खबर में हम बात करेंगे झज्जर में बनने वाले गौपुरम के बारे में, जो 100 एकड़ में बनेगा। तो 4 बड़ी खबरें और 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चार बड़ी खबरों की बात करेंगे, जिसमें कि पहली तस्वीर आप विंडो पर देख सकते हैं। सीएम ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, जहां पर आज सीएम का सख्त रूप देखने को मिला। कई समस्याओं के निस्तारण, यानी कि 19 समस्याएं उनके सामने रखी गई थी और उन जिनमें से कि 16 समस्याओं का समाधान उन्होंने साथ के साथ कर दिया। दूसरी बड़ी खबर नैना चौटाला का, यहां स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में रोडवेज कंडक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है, उसको लेकर बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर में गौवंश को मिलेगा आश्रय, यानी कि जिस तरीके से बेसहारा गौवंश जो विचरण करने के लिए यहां पर मजबूर हैं, उनके लिए एकड़ के क्षेत्र में जो है आराम विचरण कर सकेंगे गौवंश। चलिए इस बीच पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें से 16 समस्याओं का समाधान हुआ। सीएम ने मौके पर ही करते हुए समिति सदस्यों की बातों को भी सुना और इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर बात भी रखी। सीएम ने नौकरी लगवाने को लेन देन के लेकर मामले में तत्कालीन एसएचओ को निलंबित किया, साथ ही डीडीए के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 23 में दुकान के सामने रेहड़ी हटाने के मामले में सीएम ने आदेश दिए और कहा कि दुकान के सामने रेहड़ी लगाई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मार्किंग फॉर पार्किंग के तहत नगर निगम 15,000 स्थानों पर पार्किंग के सुनिश्चित करे। इसके अलावा सीएम ने अवैध माइनिंग को लेकर बयान दिया और कहा कि अवैध माइनिंग पर सरकार सख्त है, जो शिकायत मिली है उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। वहीं सीएम ने सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में कहा कि सीबीआई जांच के लिए गोवा पुलिस से कहा गया है। गोवा पुलिस की जांच जारी है, परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो सीबीआई की जांच होगी। मित्रों, आज पहली बात तो यह है कि ये ग्रीवेंस मीटिंग थोड़ा डिले हुई, लगभग 3 महीने के बाद हुई है। कुछ कारण रहते हैं, ज्यादा तो मेरे ही कारण होते हैं, बाकी तो मैं किसी के ऊपर नहीं इसका दोष बढ़ सकता। फिर भी आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास रुख करते हैं। सुशील जी, जिस तरीके से आज जो है यहां पर बैठक की और बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने यहां पर खुद की, सख्त रुख देखने को मिला आज। बिल्कुल गौरव, आपको बता दें कि गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की यह बैठक थी और यह अमूमन मासिक बैठक है और मासिक बैठक में हालांकि 3 महीने डिले के बाद यह बैठक आज हुई, जिसमें 19 शिकायतों को उनके सामने रखा गया। 11 बजे से यह बैठक शुरू हुई और गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में स्वतंत्रता सेनानी हॉल है, वहां यह बैठक शुरू हुई और 19 शिकायतों को रखा गया, जिसमें से 16 शिकायतों का निवारण हो गया। अमूमन जो कष्ट निवारण समिति की बैठक है गौरव, इसमें ऐसी शिकायतें रखी जाती है जो जनमानस से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट की समस्याएं हैं। चाहे आज रेहड़ी की समस्याएं रखी गई, नगर निगम के जमीन पर कब्जे की बात की वो सीएम के सामने रखी गई, साथ ही भ्रष्टाचार हुआ था कि किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मिली भगत कर करप्शन में संलिप्त रहते हैं, तो इससे संबंधित शिकायतें रखी गई। और सबसे मुख्यमंत्री ने 16 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया। क्योंकि शिकायतों से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे मौके पे, मुख्यमंत्री ने वहीं उन शिकायतों का निपटारा किया। हालांकि 3 शिकायतें ऐसी थी
जिसमें अधिकारियों से उसमें रिप्लाई आना बाकी था, तो इसको लेकर उन्हें आगे के लिए टाल दिया गया कि अगली जो बैठक होगी मासिक कष्ट निवारण समिति की बैठक, उनमें इन तीनों को रखा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेक्टर 23 में रेहड़ी समस्या थी उसको रखा गया, वजीराबाद की समस्या थी उसको रखा गया, तमाम तरह की जो शिकायतें थी उसको रखा गया। जब मुख्यमंत्री बैठक के बाद निकले और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो उसमें कई सवाल भी रखे गए और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा था वो सोनाली फोगाट को लेकर था कि क्या सोनाली फोगाट के मामले में प्रदेश सरकार ढिलाई बरत रही है। तो जिसका जवाब उन्होंने दिया और कहा कि ये गोवा सरकार के हाथ में है, गोवा सरकार इसको सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसको लेकर गोवा सरकार से बात की और सरकार भी चाहती है कि इसमें जांच निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या इस दक्षिणी हरियाणा की है 1810 एकड़ जमीन की, यह भी मसला उनके सामने रखा गया कि किस तरह से किसानों की जमीन है और उसके मुआवजे को लेकर और अधिग्रहण की नीति को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसको भी मुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 का मसला था और उस पे लोगों से बातचीत की जा रही है, कमेटी बनाई जाएगी और इसमें मुआवजा इनहेंस करने की बात हो रही है, जिसको लेकर इनके साथ बैठक कर उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या उठी कि प्रदेश सरकार ने जो ऑनलाइन शिक्षकों के ट्रांसफर किए हैं, उन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तमाम शिक्षकों की जो ट्रांसफर हुए हैं उनमें कई ऐसे स्थान देखे गए हैं, खुद मुख्यमंत्री का जिला भी शामिल है, जिसमें कि एक ऐसे स्कूल हैं जहां पे छात्र हैं, वहां शिक्षक ही नहीं है। पोस्टिंग के तहत उनसे कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे 2 से ज्यादा एक ही सब्जेक्ट के शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, तबादला हुआ है, वहीं स्थापित हुए हैं और कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। एक बड़ा समस्या है। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कल शाम तक ये पॉलिसी के तहत हुई है और जो रेशियो होता है स्टूडेंट और टीचर का, उसके तहत यह पॉलिसी किया गया है ट्रांसफर। हालांकि कल शाम तक ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी आश्वासन उन्होंने दिया। रोडवेज का भी मसला उठा कि किस तरह से रोडवेज कर्मचारी की हत्या हुई, उसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया। तो उन्होंने यह भी कहा कि उस पर इनाम भी रखा गया है कि आरोपियों की जो शिनाख्त करेगा, जो बताएगा, उनको 50,000 का इनाम भी दिया जाएगा और इसमें बहुत नजदीक पुलिस है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी करेगी। तो इस तरह के तमाम सवालात वहां किए गए और सभी सवालों का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया और इस तरह से आज गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न हुई। जी सुशील, लेकिन यहाँ पर जो अहम मुद्दा उठता है कि मार्किंग फॉर पार्किंग के तहत जो है, जो दुकानों के सामने अगर रेहड़ी पटरी वाले जो दुकान हैं, जो कर्मचारी हैं जो अपनी रेहड़ी लगाते हुए नजर आते हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस तरीके से उनको हटाया जाएगा और कहां पर उनको सुनिश्चित स्थल जो है दिया जाएगा जहां से वो अपने घर का पालन पोषण जो है सुचारू रूप से उस दुकान को, रेहड़ी को चला सकें? नहीं, देखिए गौरव, अमूमन गुरुग्राम की इस रेहड़ी पॉलिसी का जिक्र करें आपको तो ये बहुत पहले, मुझे याद है 2015 या 2016 में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि नगर निगम ने अपने स्तर पर रेहड़ियां, कुछ ग्रीन बेल्ट या कुछ ऐसे ही हिस्से थे जिनको ऑक्युपाई किया था और वहां नगर निगम अपनी रेहड़ी, यानी जो व्यक्ति रेहड़ी लगाना चाहता है तो उसके लिए एक जगह सुनिश्चित किया गया था और तमाम गुरुग्राम में जितने भी मार्केट है, चाहे हुड्डा के मार्केट हो या ऐसे मार्केट्स हो, स्ट्रीट्स हो, वहां पे इनको अलॉट किया गया था, रेहड़ी अलॉट किया गया था। और मुझे याद है कि उस वक्त शायद 1,08,000 या 1,10,000 में एक व्यक्ति को रेहड़ी अलॉट किया गया था और वो वहां लगाता था। लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं रही और आज हालात ये हैं कि शहरों की बात करें, ऐसे मार्केट की बात करें तो वहां दुकानदार अपनी लालच में मोटी रकम के लिए उन्हें अपने दुकान के आगे रेहड़ी लगवाते हैं और जिससे सबसे ज्यादा जो यातायात बाधित होती है, सड़कों पर समस्याएं खड़ी होती है और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति होती है, जिससे आसपास के जो लोग हैं, उस मार्केट के आसपास के लोग, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यह शिकायत आज रखी गई थी सीएम ग्रीवियंस में, कष्ट निवारण समिति में, और उसका उन्होंने कहा कि गुरुग्राम का सेक्टर 23 चूंकि पार्टिकुलर एरिया है, वीवीआईपी एरिया है और वहां पे जिस तरह से शिकायत आई है तो इन शिकायत का निवारण किया जाए और वहां पे सभी रेहड़ियों को हटाया जाए, वो रेहड़ी जो अनऑथराइज तरीके से लग रही है। एक मैं अथराइज अनऑथराइज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक जिनको निगम ने अलॉट किया है रेहड़ी, वो अलग है और एक अमूमन ऐसे कुछ माफिया हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रसूख के बल पर, उनसे उगाही के बल पे उनकी रेहड़ी जहां इच्छा हो वहां लगवा देते हैं, सरकार के नियमों को ताक पर रखे, तो उसको लेकर यह कार्रवाई हुई है। साथ ही देखिए पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या और गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर भी यही समस्या आई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 15,000 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे पार्किंग को लेकर एक पॉलिसी हो रही है और निश्चित तौर पर उससे काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आज सख्त रुख इसलिए भी देखने को मिला, साथ ही साथ समस्याएं भी सुनी और समस्याओं का निदान करते हुए उन्होंने एसएचओ पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए।
बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए यह एक करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा था और हालांकि देखिए मीडिया को अंदर नहीं रखा गया था, लेकिन जब हमने बात की वहां पे तो मुख्यमंत्री के तेवर साफ दिख रहे थे कि किस तरह से करप्शन की शिकायत आई और उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। और एक करप्शन की शिकायत ऐसी थी कि एक व्यक्ति के साथ 4th ग्रेड पे नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ था और उसकी शिकायत उन्होंने एसएचओ से की थी। उस वक्त जो तत्कालीन एसएचओ थे और उन्होंने उस पूरे मामले में लीपापोती की और कहीं ना कहीं मिली भगत की, जिसकी शिकायत आज हुई थी। और वो शिकायत पहले से चली आ रही थी, लेकिन आज जब सीनियर ग्रीवियंस में उठी तो उस पूरे मामले को जो अधिकारी थे उनसे बातचीत के बाद, उनसे जानकारी लेने के बाद उन्होंने मौके पर ही उसे जो एसएचओ उस वक्त तत्कालीन थे, अब कहीं और है, वो हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ उन्होंने सस्पेंशन की बात कर दी। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए और आगे इनकी विभागीय जांच भी की जाए। और उस वक्त उन्होंने कहा कि करप्शन से जुड़े हुए कोई भी शिकायत हो तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी होती रहेगी। तो एक बड़ा फैसला आज के सीएम ग्रीवियंस में देखने को मिला कि जहां एक एसएचओ को, पूर्व एसएचओ को लापरवाही बरतने के जुर्म में उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। लेकिन सुशील, यहाँ पर एक अगर बात की जाए अनलीगल माइनिंग की, अनलीगल माइनिंग का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो है उस अवैध खनन को लेकर जो है पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर काम करता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी सवाल खड़े होते हैं कि जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उनकी ही सुरक्षा खतरे में आ जाती है, यानी कि अनलीगल माइनिंग जो करते हैं उसके साथ साथ उन पर हमला भी बोल देते हैं। उसका भी मुद्दा, उसका भी जिक्र जो है इस बैठक में देखने को मिली। देखिए गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा, इलीगल माइनिंग जी, ये इलीगल माइनिंग का खेल हरियाणा में चला आ रहा है। और 2012 से 10 या 12 मुझे याद है कि जब जमुना के रेता से लेकर यह कहानी शुरू हुई थी और किस तरह से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था और उस वक्त भी कई लोग ऐसे शिकार हुए थे जो माफिया हैं, माइनिंग माफिया इनके। और हाल ही में हमने देखा कि मेवात में किस तरह से इलीगल माइनिंग माफियाओं ने एक डीएसपी की हत्या की, उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी बर्बर हत्या कर दी थी। और उसके बाद कार्रवाई की बात चली थी, टास्क फोर्स गठन की बात हुई थी, इस पर पुरजोर सख्ती बरतने की बात हुई थी। लेकिन इस पूरे मसले को अभी 3 महीने का भी वक्त नहीं बीता और 8 तारीख को, इसी 8 सितंबर को गुरुग्राम पुलिस के एक एसीपी की गाड़ी में टक्कर होती है। हालांकि उस वक्त यह माना जाता है कि यह टक्कर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, जो वो एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके पीछे भी इलीगल माइनिंग माफिया है और इसकी जांच की जा रही है, इसकी इंक्वायरी चल रही है। और इससे साफ है, ये सवाल भी आज मुख्यमंत्री के सामने उठा था और उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि सख्ती बरती जा रही है और ऐसे किसी को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से सब कुछ इलीगल माइनिंग माफिया सक्रिय है, उससे साफ लगता है कि सरकार इन पर सख्त नजर नहीं आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील आपका। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाड्रा में नगर पालिका का दर्जा खत्म कर पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। आज ग्रामीणों के प्रदर्शन का चौथा दिन है। वहीं हंसावास और बाड्रा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए क्रांतिकारी चौक पर स्थानीय विधायक नैना सिंह चौटाला का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है जो प्रदर्शन देखने को मिला है, उग्र जो ग्रामीण होते हुए यहां पर नजर आए? सर गौरव जी नमस्कार। इस पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पिछले 4 दिन से बाड्रा एसडीएम कार्यालय के सामने दोनों गांव के लोगों की मांग है कि वो ग्राम पंचायत चाहते हैं, नगर पालिका का दर्जा रद्द चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीएम साहब के सामने दादरी रैली में ये रखा भी था और यहाँ की स्थानीय जो विधायिका है उससे बार बार मिले भी हैं। तो आज रोज सड़कों पे उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाड्रा की क्रांतिकारी चौक पर है नैना का पुतला फूंक करके अपना रोज प्रदर्शन जताया है और कल के लिए अल्टीमेटम भी दिया है कि डिप्टी सीएम का भी हम यहाँ से पुतला फूंकने का काम करेंगे। यहाँ रोज लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ 4 दिन से जिस प्रकार से धरना चला हुआ है उस प्रकार से लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और विपक्षी पार्टी भी यहाँ अपना समर्थन देने पहुंच रही है।
लेकिन विनोद, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण हैं, यहाँ पर इसकी अनुमति क्या प्रशासन से ली गई थी कि इस तरीके से उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा? और इतने दिन से जो धरना प्रदर्शन चला आ रहा है, क्या इसका जो संज्ञान है पुलिस प्रशासन को पहले ही दे दिया गया था, या फिर ये जो है ऐसे ही आकर जो है अपने उग्र होकर यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? विनोद जी, ऐसा है कि इन्होंने एक लिखित में अपना मांग पत्र जरूर दिया है, लेकिन इन्होंने प्रशासन की तरफ से कोई इस प्रकार का प्रस्ताव अनुमति नहीं मिली है। पहले 2 दिन इन्होंने हंसावास गांव में जाकर के इस प्रदर्शन को चलाया, क्योंकि बारडा में जो रोडवेज का प्रदर्शन था उसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई थी। उसके मद्देनजर बारडा से पुलिस प्रशासन और एसडीएम साहब ने इनको मना कर दिया, जिसके तहत 2 दिन इन्होंने बारडा की बजाय हंसावास गांव में अपना प्रदर्शन व्यक्त किया। लेकिन आज और कल 2 दिन से लगातार ये बारडा एसडीएम कार्यालय के सामने मौजूद हैं और यहाँ अपना रोष प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं। जो अगर बात की जाए ग्रामीणों के जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनकी क्या कुछ मुख्य मांगे हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरीके से पुतले दहन कर रहे हैं? लेकिन और साथ ही साथ इसके साथ मेरा सवाल ये है कि क्या जो ज्ञापन सौंपा गया है वो किसके नाम से सौंपा गया है? क्या कुछ मांगे उनमें दर्ज की गई हैं? विनोद जी गौरव जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 4 दिन से केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी फिलहाल में इन्होंने कोई मांग पत्र नहीं सौंपा। पहले ये यहाँ रैली में सीएम साहब से दादरी में मिले थे, उसके बाद बारडा के यहाँ जो विधायिका नेतृत्व कर रही है उसकी बार बार चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने इसको आश्वस्त किया था। और यहाँ का जो जिला प्रधान है जेजेपी का, नरेश द्वारका, उन्होंने एक बार 1 दिन का सांकेतिक इन्होंने धरना दिया था, उसको उठवा भी दिया था कि हम आपके ये समाधान को कर देंगे, आपकी पंचायत बहाल कर देंगे, नगर पालिका को तोड़ देंगे। तो उसके कहने पर, नरेश द्वारका के कहने पर इन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था। लेकिन लंबा लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनका धैर्य जवाब दे गया और इन्होंने फिर से पूर्व निर्धारित जो अल्टीमेटम दिया था उसके अपना प्रदर्शन जारी कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर के साथ रोहतक में मारपीट का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ डिपो की बस रोहतक से होते हुए हिसार गई थी। वापसी के दौरान रोहतक में प्राइवेट बस संचालकों ने रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की। यूनियन के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ डिपो की बस जब रोहतक पहुंची तो वहां पर प्राइवेट बस संचालकों ने कंडक्टर संदीप के साथ पहले कहासुनी की और बाद में उसके साथ मारपीट की। प्राइवेट बस संचालकों ने अपने साथियों को एक कार में बुलाया और कंडक्टर संदीप के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद रोडवेज कंडक्टर संदीप ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी जब रोडवेज कर्मचारियों के पास पहुंची तो सभी ने इसका विरोध किया और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्राइवेट बस संचालक और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विजय माजरा प्रधान एसकेएस संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स रजिस्टर नंबर 1 आज दिनांक 10/9/2022 को समय करीबन 12:10 पे हमारे हरियाणा रोडवेज बहादुरगढ़ सब डिपो की बस हिसार से बहादुरगढ़ जा रही थी। तब रोहतक स्टैंड पे पहुंची तो उसमें से 2-3 बंदे आए और को कहने लगे कि गाड़ी को बाहर ले जा। जब वो सवारी उतार रहा था तो उसने बोला कि मैं सवारी उतार देता हूं, बोला चल तू बाहर आ जा, तेरे को हम वहां देखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, आप बताइए कि किस तरीके से लगातार जो है रोडवेज कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है? आए दिन जो है रोडवेज कर्मचारी यहां पर पिटते हुए या फिर उनके साथ इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए गौरव, आपको बता दें कि रोहतक में जो है बहादुरगढ़ की डिपो की बस जो रोहतक से होते हुए हिसार की तरफ जा रही थी और वापस आते वक्त रोहतक में प्राइवेट बस संचालक ने रोडवेज परिचालक के साथ जो है मारपिटाई की और उसी के चलते जो है झज्जर डिपो के जो विजय प्रधान है उनमें भारी रोष बना हुआ है। बहादुरगढ़ डिपो की बस जिस दौरान रोहतक पहुंची तो वहां प्राइवेट बस संचालकों ने परिचालक संदीप के साथ मारपिटाई की और बाद में उसके साथ जो है बदसलूकी भी की और उसे गाली गलौज भी दी और प्राइवेट बस संचालकों ने अपने साथियों के साथ स्विफ्ट कार बुलाकर फिर उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर उसके साथ दोबारा फिर मारपिटाई की। इसी
पूरे मामले की जानकारी जब रोडवेज कर्मचारी के पास पहुंची तो तभी इनका विरोध शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए साफ तौर पर रोडवेज प्रधान का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी परिचालक जो प्राइवेट बस चालक का है उसके साथ खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो एक जो है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन जारी होगा। इसमें साफ तौर पर गौरव देखिए आपको बता दें कि लगातार जो है कहीं ना कहीं रोडवेज बस वाला हो चाहे कंडक्टर हो, कहीं ना कहीं हत्या भी हो रही है, मारपिटाई हो रही है। अब आज सुबह ही एक डिगल टोल पे भी रोडवेज परिचालक के साथ भी कहासुनी हुई है, तो प्राइवेट बस चालक ने की है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी अनदेखी की जा रही है। तो जो जैसे कि सारा मामला निकल के आया, जो गाड़ी पहले प्राइवेट वाले जो है पहले निकालने की सोचते हैं, जबकि ये अपना टाइम टेबल ही निकालते हैं। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं अगली खबर पर आपके पास आऊंगा। तो फिलहाल चौथी खबर का रुख करते हैं। यहां पर झज्जर जिले में लगातार बेसहारा गौवंश की समस्या बढ़ती जा रही है। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बेसहारा गौवंश विचरण करता नजर आ रहा है, जिससे राहगीरों को दुर्घटनाओं का कई बार शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या के निदान के लिए मातनहेल गांव की पंचायत ने प्रशासन को 100 एकड़ भूमि देने का मन बनाया है। इस 100 एकड़ भूमि में घने पेड़ पौधे हैं, जिसमें गौवंश आराम से रह सकते हैं। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि 100 एकड़ भूमि में गौवंश को सहारा मिलेगा। इससे शहर में व्याप्त गौवंश की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए लगातार जिला प्रशासन काम में लगा है और जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, छुटकारा तो नहीं, लेकिन गौवंश की जो समस्या है उसका समाधान निकालने की तरफ एक प्रयास किया जा रहा है। उसमें मातनहेल गांव की पंचायत ने लोगों ने मिलकर के वहां एक बनी है, तो वहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ के आसपास गोपुरम नाम से एक गो अभयारण्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें प्राकृतिक वातावरण में गौवंश को, जो बेसहारा गौवंश है, उनको छोड़ दिया जाएगा, तो खुले में चर भी लेंगे और वहीं पर बड़ी संख्या में पेड़ उपलब्ध भी है और साथ में सामाजिक संगठन के लोगों से मिलकर के वहां त्रिवेणी और बड़े छायादार पेड़ और भी लगाए गए। हमारे साथ लगातार सुमित कुमार बने हुए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है? गौपुरम बनाने के लिए जो है पंचायत ने 100 एकड़ जमीन का व्यवस्था प्रावधान की है, जिससे कि गौवंश जो है वहां विचरण कर सकें। गौरव आपको बता दें कि झज्जर जिले में जो लगातार बेसहारा गौवंश की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जो बेसहारा गौवंश है वो अपना चारा जो है नजर नहीं आता उनको, जो जिसे गोवंश को तो नुकसान होता ही है, साथ ही राहगीरों को भी दुर्घटना का भी कई बार शिकार होना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। अब इसी समस्या से निदान पाने के लिए जो है मातनहेल के गांव के पंचायत है, उन्होंने प्रशासन से एक पहल की है और 100 एकड़ भूमि देने का भी मन बनाया है। इस 100 एकड़ भूमि जो है घने पेड़ भी हैं इसमें, और जो है ये अपना आराम से जो है विचरण कर अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए एक वॉलेंटियर भी नियुक्त किया गया है, वहां पर क्षेत्रों में घूमकर गोवंश का निरीक्षण भी करेगा साथ ही, और बीमारी जख्मी जो गाय हैं उनका भी तुरंत इलाज किया जाएगा। उपायुक्त शक्ति सिंह है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 100 एकड़ भूमि गोवंश जो है सारा भी मिलेगा और इससे काफी फायदा होगा और जो हादसे होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा बचाव होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुमित आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।